स्वागत है दोस्तों। आज 26 सितंबर 2025 को सुबह 4:05 पर गुरु का गुरु भाग 6 में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम। शुरू करते हैं गुरु का गुरु पार्ट 6। कैदियों में खुशी का माहौल था। चाय बनाई गई। किचन में प्लास्टिक के कप पड़े थे जिनमें वो चाय पीने लगे। हथकड़ियां खोल दी गई थी। दोनों पुलिस वालों के हाथ पांव बांध दिए गए थे। वो बेहोश थे। दोस्तों, वीरेंद्र त्यागी चाय का घूंट भरता हुआ कह उठा, हम आजाद हो चुके हैं। अब बाजी हमारे हाथ में है। मेरे ख्याल में हम सब ही यहां से आजाद हो जाना चाहते होंगे। ठीक कहा तुमने, लाहौरी हंसा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी निकल पाऊंगा। केतन देसाई कह उठा, ये कमाल तो माले ने किया है। त्यागी ने माले को देखा। गुरु की योजना थी, मैंने तो उस पर काम किया है। माले कह उठा। हम फंसते फंसते बचे हैं, त्यागी बोला, क्योंकि कैदियों में रिवॉल्वर के साथ एक पुलिस वाला मौजूद था। अगर वो वार्निंग देने की अपेक्षा अपेक्षा गोलियां चलाना शुरू कर देता तो अब तक हालात दूसरे ही होते। पुलिस वाला था, जोरावर सिंह हंसा। पुलिस वाले वार्निंग के बाद ही गोली चलाते हैं। यही बात हमारे लिए फायदेमंद रही, त्यागी बोला। हम सब सलामत खड़े हैं। गोलियों से कुछ कैदी मारे गए हैं। उनकी किस्मत बुरी थी, त्यागी मुस्कुराया। किचन में दोपहर का खाना पड़ा है। हमें खाने की कोई फिक्र नहीं है। अब क्या करना है? हम सब ट्रेन के इस डिब्बे से निकल भागेंगे, परंतु बेवकूफों की तरह नहीं, क्योंकि हम सब कैदियों के कपड़े में हैं, त्यागी बोला। इसलिए जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। मुझे सोचने दो। इसमें सोचना क्या है? जोरावर सिंह बोला। क्या यहां से निकलकर तुम फिर पुलिस के हाथों में पड़ना चाहते हो? नहीं, पुलिस के हाथों में कौन पड़ना चाहेगा? तो उसके लिए सोचना जरूरी है। हम कैदियों के कपड़ों में हैं। ऐसी हालत में ट्रेन से उतरेंगे तो प्लेटफॉर्म पर ही पकड़े जाएंगे। अब हमने कोई भी गलती नहीं करनी है कि पुलिस के हाथों में पहुंच जाएं और उसके बाद जेल में। क्या है तुम्हारे दिमाग में? अभी तो कुछ भी नहीं है, परंतु कोई बढ़िया सा रास्ता निकालूंगा। कब? जल्दी क्या है हमें? हमारे पास वक्त ही वक्त है। लंच किचन में पड़ा है। शाम 5 बजे ट्रेन ने विजयवाड़ा पहुंचना है। उससे पहले ही मैं कुछ सोच लूंगा, कोई बढ़िया सा रास्ता। त्यागी तसल्ली भरे स्वर में कह उठा। अगला दृश्य। बगल वाली बोगी में आरडीएक्स मौजूद थे। ट्रेन में भीड़ नहीं थी। वो आमने सामने बैठे हुए थे। जब भी कोई स्टेशन आता तो वे इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कैदियों की बोगी वाला दरवाजा खुला है कि नहीं। परंतु इस बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। दरवाजा नहीं खुला था बोगी का। पुलिस सतर्कता से काम ले रही है, राघव बोला। कैदियों को लेकर वो कोई लापरवाही नहीं बरत रही। कैदी भी तो खतरनाक हैं, धर्मा बोला। वीरेंद्र त्यागी जैसे खतरनाक। मेरे ख्याल में विजयवाड़ा से पहले कैदियों की बोगी के दरवाजे नहीं खुलेंगे, एक्स्ट्रा ने कहा। और विजयवाड़ा स्टेशन पर पुलिस ही पुलिस होगी, क्योंकि वहां कुछ कैदियों को उतारा जाना है और एक कैदी को बोगी में बिठाना भी है। स्पष्ट है कि विजयवाड़ा में भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ट्रेन के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे और फिर मुंबई पहुंचकर ही खुलेंगे, राघव ने कहा। जबकि हम त्यागी पर हर कीमत में हाथ डालना चाहते हैं। मुझे तो यह संभव नहीं लगता, धर्मा ने कहा। कोई तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। चलती ट्रेन में कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा। ऐसा कैसे चलेगा? तभी ट्रेन धीमी होने लगी। लगता है कोई स्टेशन आ रहा है, एक्स्ट्रा ने खिड़की से बाहर देखा। फिर धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम होती चली गई। बोगी की छत पर कोई रास्ता हो भीतर जाने का? कैदियों को ले जाने के लिए स्पेशल बोगी बनाई गई है। दरवाजों के अलावा भीतर प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं दिखता। देखने में क्या हर्ज है? देख लेना, ट्रेन रुक रही है। कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म आ गया। फिर ट्रेन रुक गई। मैं उस बोगी की छत पर देखकर आता हूँ, एक्स्ट्रा ने कहा और बाहर निकल गया।
छोटा स्टेशन था, परंतु ट्रेन वहां 10 मिनट तक रुकी। इतनी देर में एक्स्ट्रा हो आया था। कोई रास्ता नहीं है बोगी की छत पर। मेरे ख्याल में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वक्त का इंतजार करो। उससे क्या होगा? कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। अगला दृश्य, विजयवाड़ा, शाम 4 बजे। इंस्पेक्टर सुनील वर्मा पूरी तरह वर्दी में तैयार देवराज चौहान के पास पहुंचा। कैसे हो देवराज चौहान? वर्मा बोला। मुंबई तक मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। तभी दो पुलिस वाले वहां आए। उनके पास चाबियों का गुच्छा था। वो लॉकअप का ताला खोलने लगे। देवराज चौहान को बाहर निकाला गया। फौरन ही हाथ आगे करके देवराज चौहान के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। जंच रहे हो? वर्मा ने पुनः मुस्कुराकर कहा। तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? देवराज चौहान बोला। कई दिनों से तुम पर निगरानी रख रहा हूं। मुंबई पहुंचते ही मुझे इस सख्त ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी। तुम चाहते तो तुम्हें छुट्टी पहले भी मिल सकती थी। कैसे? डिग्गी को अपना बनाकर। वैसी छुट्टी मुझे नहीं चाहिए। और तुम कोई शरारत मत करना। यहाँ काफी पुलिस वाले हैं तुम्हारे। तुम शरारत करने का मौका ही नहीं दे रहे। देवराज चौहान मुस्कुराया। यही अच्छा है मेरे लिए। तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छी लग रही है। बार बार मत कहो। सब पुलिस वाले तुम्हारी तरह हो जाएं तो ये देश कितना बेहतर हो जाएगा। तुम्हें देश की क्या चिंता है? ये देश भ्रष्ट सिस्टम की वजह से खराब हो चुका है। आम लोग पिस रहे हैं। नेता बन जाओ तो हर तरह का कानून तोड़ने का लाइसेंस मिल जाता है। कानून ही कानून को खा रहा है। देवराज चौहान ने कहा। कहीं तुम नेता तो नहीं बनने जा रहे? जेल में रहकर चुनाव लड़ सकते हो। एक गलत काम मैं करता हूं, डकैतियां करना। यही बहुत है। नेता बनकर दूसरा गलत काम नहीं करना चाहता। नेता बनना गलत है मेरी निगाहों में। तुम्हारा मतलब कि नेता लोग गलत होते हैं? वो देश को गलत राह पर ले जा रहे हैं। वर्मा ने होंठ सिकोड़े। 60% तो गलत ही हैं। बाकी के 40% शायद ठीक हों। मैं तुम्हारी राय से सहमत नहीं हूं। ये मेरी राय नहीं, मेरे विचार हैं। जो भी हो, तुम अपनी स्थिति के बारे में सोचो। मैं तुम्हें मुंबई ले जा रहा हूं। वहां वानखेड़े तुम्हारे इंतजार में है। ट्रेन का क्या टाइम है? पहुंचने का 5 बजे, चलने का 6 बजे। ट्रेन ठीक वक्त पर आ रही है। हमें स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। चलो। देवराज चांद मुस्कुराया। रास्ते में गड़बड़ मत करना। तुम्हें तगड़ी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। चलो। दोनों पुलिस वाले देवराज चौहान की बाहों को दाएं बाएं पकड़े बाहर की तरफ चल पड़े। सुनील वर्मा उनके पीछे था। वो बाहर पुलिस स्टेशन के अहाते में पहुंचे। वहां पुलिस की बंद गाड़ी खड़ी थी। आसपास कम से कम 25-30 पुलिस वाले थे। दोनों पुलिस वाले देवराज चौहान को लेकर गाड़ी में बैठे। उनके साथ और पुलिस वाले भी बैठ गए। सुनील वर्मा आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। जब वैन पुलिस स्टेशन से निकली तो पीछे हथियारबंद पुलिस वालों की जीप थी। अगला दृश्य, जगमोहन और सुंदर ने यह नजारा देखा। वो पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ दूर कार में मौजूद थे। वो पुलिस वैन और जीप उनके पास से निकली। पुलिस वालों ने तो पक्का इंतजाम कर रखा है, सुंदर बोला। जगमोहन ने कार स्टार्ट की और फासला रखकर पीछे लगा दी। उसके होंठ भिजे हुए थे। रास्ते में कोई चांस लें? सुंदर ने पुनः कहा। नहीं, साथ में बहुत पुलिस है। हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, जगमोहन ने खुड़े स्वर में कहा। तो हमें ट्रेन में जाना होगा, उस बोगी के साथ, और रास्ते में कोई मौका देखेंगे देवराज चौहान को बचा लेने का। मुझे तो गड़बड़ लग रही है। क्यों? मुझे नहीं लगता कि रास्ते में मौका मिलेगा। मिलना चाहिए। मैं देवराज चौहान को हर हाल में पुलिस के हाथों से निकालना चाहता हूं, जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। अगला दृश्य, वीरेंद्र त्यागी अंडरवियर में था और अन्ना मलाई की उतरी वर्दी को पहनते हुए कह उठा। 15 मिनट में ट्रेन विजयवाड़ा स्टेशन पहुंच जाएगी।
वहां हमें खतरा हो सकता है, पुलिस वाले की वर्दी पहने हुए लाहौरी उर्फ जमीर खान कह उठा। हमें हर जगह पर खतरा है, त्यागी मुस्कुराया। माले और जोरावर सिंह भी पुलिस की वर्दी में थे। हम खामोशी से पीछे वाले स्टेशन पर उतर जाते तो अच्छा रहता, राम रतन चौबे बोला। त्यागी ने चौबे को घूरा, फिर कहा, मरना है तूने, मरना है तो उतर जा। जेल के कपड़ों में है तू, एकदम पहचाना जाता और पुलिस पकड़ लेती। समझ ना हो तो गुरु से समझ लिया करो, माले ने कड़वे स्वर में कहा। लेकिन विजयवाड़ा में भी तो हम खतरा उठाने जा रहे हैं, रामरतन चौबे ने कहा। वो जरूरी है, विजयवाड़ा में हमें रिवॉल्वर मिल जाएंगे। जब हम बोगी से उतरेंगे तो बचाव के लिए हमारे पास हथियार होंगे। जो भी हो, तुम्हारी योजना खतरनाक है, चौबे ने गहरी सांस लेकर कहा। योजना तो वो भी खतरनाक थी जब हमने बोगी पर कब्जा जमाया, त्यागी बोला। तू जेल में सड़ना चाहता है या आजाद होना चाहता है, माले ने कहा। तू सच में डरपोक है। डरपोक होता तो ड्रग्स का धंधा क्यों करता? तो चुप रह, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। त्यागी उन दो कैदियों के पास पहुंचा पहुंचा जिन्होंने विजयवाड़ा उतरना था। याद है, तुम दोनों ने मुंह बंद रखना है विजयवाड़ा स्टेशन पर। मुंह से ये नहीं निकले कि बोगी में क्या हो रहा है। हम चुप रहेंगे। जब ट्रेन विजयवाड़ा से निकल जाए, बोगी दूसरी ट्रेन में लग जाए, यानी कि 1.5 घंटा, तो तुमने मुंह बंद रखना है, पता है? फिर उन दो हवलदारों को देखा जो कि कुर्सियों कैदियों के कपड़ों में थे और उनके हाथ में हथकड़ी लगी थी। वो कुर्सियों पर बैठे थे। माले, हाँ गुरु। वो टेप कहाँ है, चौड़ी वाली? उधर पड़ी है, मैंने देखा था, माले कहकर कंट्रोल केबिन की तरफ बढ़ गया। लगा दे इन दोनों के मुंह पर। पुलिस वाले ने इनकार की स्थिति में नहीं थे। माले ने सख्ती से दोनों के होंठों पर सिर के पीछे से घुमाकर 2 चक्कर काटकर टेप लगा दी। गुड, त्यागी बोला। दो ये और दो पुलिस वाले, जो कि कैदियों के ही कपड़ों में हैं। यानी कि 4 कैदी विजयवाड़ा पुलिस के हवाले किए जाएंगे, ताकि उन्हें हम पर किसी तरह का शक ना हो। ये सब हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि विजयवाड़ा स्टेशन पर हमें रिवॉल्वरें मिलनी है। माले के भाई बसंत ने रिवॉल्वरें लानी है। हथियार पास में आ जाने पर हम दिलेर बन जाएंगे और आगे कहीं भी ट्रेन रुकने पर उतर जाएंगे। तुम्हारा प्लान अच्छा है, माले बोला। अगर कामयाब हो गए तो, त्यागी मुस्कुराया। हम कामयाब रहेंगे, लाहौरी ने कहा। यूं तो मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि कोई भीतर ना आ सके, परंतु किसी को रोका भी नहीं जा सकता। इसलिए कोई भीतर आता है तो सब ठीक नजर आए उसे। इसलिए सबके हाथों में हथकड़ी लगी होनी चाहिए। 4 लोग हथकड़ियों और बेड़ियों में पिंजरे में बंद रहेंगे। कौन बंद होगा भीतर? केतन देसाई, राम रतन चौबे, दुमकार, और तो कोई नहीं है, माले बोला। राकेश लाल और 2 कैदी गोलियों से मारे गए थे, केतन देसाई बोला। कोई बात नहीं, तुम 3 उन पिंजरों में बंद रहोगे। बाद में खोल दोगे ना, राम रतन चौबे बोला। विजयवाड़ा से चलते ही खोल दिया जाएगा, त्यागी ने कहा। गुरु, ये लाशें, इनका क्या करें? दरवाजा खोलकर बाहर फेंक दें, माले ने पूछा। ऐसी गलती मत करना। इन्हें बोगी के बाथरूम में बंद कर दो। सब लाशों को वहीं डाल दो। वो सब लाशों को बाथरूम में डालने में व्यस्त हो गए। त्यागी ने सोच भरे ढंग से सिगरेट सुलगाई, जो उसे एक पुलिस वाले के पास से मिली थी। 10 मिनट बाद लाशें बाथरूम में डालकर दरवाजा बंद कर दिया गया। जहां जहां खून लगा है वो सारी जगह साफ कर दो। कुछ ही देर में जगह साफ हो गई। अब सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। केतन देसाई, राम रतन चौबे और दुमका को पिंजरे में बंद कर दिया गया। उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां लगा दी थी। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, त्यागी कह रहा था। किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो हम बोगी का दरवाजा भीतर से बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे। इधर आ साले, लाहौरी कह उठा। तू अपने को सयाना समझता है? क्या मतलब? त्यागी लाहौरी के पास पिंजरे के करीब पहुंचा। इन चारों को तो तू विजयवाड़ा में पुलिस के हवाले कर देगा। उन्होंने अगर भीतर झांका तो इन्हें कुर्सियों पर कोई भी बैठा नहीं मिलेगा
और उनके पास रिपोर्ट हुई कि बोगी में 6-7 कैदी हैं, तो ये बात ठीक कही, लेकिन लोगों को बिठाने के लिए हम कहां से लाएं? त्यागी ने होंठ सिकोड़े। मेरे ख्याल से हम यहां पर फंस सकते हैं, लाहौरी ने पुनः कहा। त्यागी ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। ये घड़ी उसने पुलिस वाले के हाथ से उतारी थी। 5 बजने में 5-7 मिनट बाकी थे। वक्त कम है, त्यागी बड़बड़ाया, फिर माले को पुकारा। हाँ गुरु। माले पास आया। वो लाशें जो बाथरूम में बंद की हैं, कैदियों वाले कपड़ों वाली लाशें निकाल और उन्हें कुर्सियों पर टेप लगाकर इस तरह बिठा दे कि देखने वाले को लगे कि वह सो रहे हैं, नींद में है। त्यागी कह उठा। किसी ने भीतर झांका तो? जोरावर सिंह कह उठा। उसे सब नींद में ही पड़े मिलेंगे। क्या यह अजीब सी नहीं होगी? होगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। यही रास्ता हमें अपनाना होगा। माले, लाशों की कलाइयों में हथकड़ी लगा देना। ठीक है, जल्दी कर, स्टेशन आने वाला है। आओ। माले जोरावर सिंह और लाहौरी से बोला। जेल के कपड़ों वाली लाशें बाहर निकालकर कुर्सी पर बिठानी है। लेकिन उन्हें तो गोलियां लगी हैं, किसी के सिर में तो किसी के गले में। एक दो ही ऐसी लाशें हैं, उनके चेहरे को कपड़े से इस तरह ढक देंगे जैसे वो चेहरा ढांप कर सो रहे हो। अजीब बात होगी। अरे ये बस जुगाड़बाजी है, माले बोला। परफेक्ट काम करने का वक्त और सामान दोनों ही नहीं है। साली कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हुई तो गुरु वो भी संभाल लेगा। उसके बाद माले, लाहौरी और जोरावर सिंह लाशों को बाथरूम से ला लाकर कुर्सियों पर उन्हें टेप लगाकर इस तरह बिठाने लगे कि देखने वाले को लगे कि वह नींद में है। वेदराम की लाश के सिर पर जरा सा कपड़ा रख दिया जहां गोली का सुराख नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर बिखरा खून भी ठीक से साफ कर दिया गया था। बाकी लाशों पर भी ऐसा ही इंतजाम किया गया। हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई। अब वहां वेदराम, राकेश लाल और एक पुलिस वाले की लाश बैठकर सोने की मुद्रा में थी। बाकी लाशों को बाथरूम में ही रखा रहने दिया गया। माले इस सारे काम से फुर्सत पाकर त्यागी के पास पहुंचा और बोला। एक प्रॉब्लम है गुरु। क्या? तुम अन्ना मलाई की वर्दी पहने हो और देखने में गोरे चिट्टे हो। अन्ना मलाई सांवला है और साउथ इंडियन है। मेरी माँ अंग्रेज थी, उसने आंध्रा के आदमी से शादी की, इसलिए मैं गोरा पैदा हुआ। त्यागी मुस्कुराया। बहाना अच्छा है, अगर कोई अन्ना मलाई को व्यक्तिगत तौर पर जानता हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें अपना बचाव करना होगा। यानी कि अभी भी हम खतरे में हैं। भारी खतरे में, त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी, फिर एकाएक रफ्तार कम होने लगी। लगता है विजयवाड़ा स्टेशन आ गया, त्यागी के होंठों से निकला। अगला दृश्य। पुलिस के घेरे में देवराज चौहान रेलवे स्टेशन पहुंचा। सुनील वर्मा ने उसके वैन से बाहर आते ही बांह पकड़ ली थी और दोनों हाथ हथकड़ी में बंधे थे। 4:40 हुए थे। वर्मा देवराज चौहान के लिए स्टेशन में प्रवेश कर गया। पुलिस वाले घेरा डाले चल रहे थे। देवराज चौहान कोई मौका ढूंढ रहा था कि भाग निकलने का मौका मिल जाए, परंतु वो मिलता दिख नहीं रहा था। वर्मा देवराज चौहान के साथ फर्स्ट क्लास में वेटिंग रूम में पहुंचा। वहां 2-3 लोग ही बैठे हुए थे। बैठ जाओ, वर्मा ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान बैठ गया। 4 हथियारबंद पुलिस वाले भीतर आ गए थे, बाकी बाहर दरवाजे पर ही थे। सुनो, वर्मा एक पुलिस वाले से बोला। पता करो कि ट्रेन वक्त पर आ रही है ना? वो पुलिस वाला बाहर जाने लगा तो देवराज चौहान ने कहा, सिगरेट का पैकेट भी मंगवा देना। सिगरेट का पैकेट भी लेते हैं ना, गोल्ड फ्लेक का। पुलिस वाला बाहर निकला। वर्मा ने मुस्कुराकर देवराज चौहान से कहा, कैसा लग रहा है? जैसा लगना चाहिए। तुम सुबह तक मुंबई पहुंच जाओगे। मुंबई मेरा घर है, अब वो तुम्हारा बड़ा घर बन जाएगा। भगवान ही जाने। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि रास्ते में तुम फरार हो सकोगे? मौका मिला तो कोशिश जरूर करूंगा। बेकार है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मौका नहीं दूंगा तुम्हें। वर्मा कह उठा। 5 मिनट में ही पुलिस वाला वापस आ गया।
ट्रेन ठीक 5 बजे आ जाएगी। उसने पैकेट वर्मा को थमाया। वर्मा ने पैकेट देवराज चांद को देते हुए कहा, मैं तुम्हारी पूरी सेवा कर रहा हूं, याद रखूंगा मैं। देवराज चांद ने पैकेट लेकर जेब में रखा। तभी वर्मा का फोन बजा। हेलो। वर्मा ने फोन निकालकर बात की। वर्मा। दूसरी तरफ कमिश्नर मोगली थे। तुम कहाँ हो? स्टेशन पर सर। ट्रेन 5 बजे आ रही है। देवराज चौहान का ध्यान रखना। वो हिफाजत से है सर। मैं आधे घंटे तक स्टेशन पहुंच रहा हूँ। हम फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में मिलेंगे सर। फोन बंद करके जेब में रखा और देवराज चौहान से बोला, सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। अब क्या हो गया? कमिश्नर साहब खुद तुम्हें ट्रेन में बिठाने के लिए आ रहे हैं। इतनी सेवा तो उन्होंने मेरी भी कभी नहीं की। अगला दृश्य। जगमोहन और सुंदर पुलिस पार्टी पर बराबर निगाह रख रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें कोई मौका मिले देवराज चौहान को वहां से निकालने का, परंतु कोई मौका नहीं था। वेटिंग रूम के बाहर हथियारबंद पुलिस वाले बिखरे पड़े थे। पुलिस वाले सख्ती से चल रहे हैं, सुंदर बोला, जरा भी लापरवाही नहीं बरत रहे। यही मैं महसूस कर रहा हूं, जगमोहन होंठ भींचकर बोला। मुझे गाड़ी की चिंता हो रही है, सुंदर बोला। कार की? वो तो पार्किंग में लगी है। जगमोहन ने सुंदर को देखा। दोनों वेटिंग रूम के बाहर एक तरफ खड़े थे और लोग भी वहां थे। कार की डिग्गी, उसमें नोट भरे हैं, पड़े रहने दे, कोई निकाल लेगा। किसी को क्या पता कि वहां क्या रखा है। जगमोहन का पूरा ध्यान देवराज चौहान को आजाद कराने पर था। स्टेपनी निकालने के चक्कर में किसी ने डिग्गी खोल ली तो? बहस मत कर। सुंदर गहरी सांस लेकर रह गया, फिर बोला, देवराज चौहान को पुलिस के हाथों से निकालने का कोई जुगाड़ लगा? मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। तेरा मतलब कि ट्रेन में हमें सफर करना पड़ेगा? साथ चलेंगे हम देवराज चौहान के? शायद। मैं भीतर होकर आऊं वेटिंग रूम के? पागल मत बन, जगमोहन बोला। वो इंस्पेक्टर तेरे को देखते ही पकड़ लेगा। उसका मोबाइल नंबर बता मुझे। क्यों? शायद वो डिग्गी लेने को तैयार हो जाए। नहीं तैयार होगा। जगमोहन ने फोन निकाला, सुंदर ने नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ बेल गई। फिर वर्मा की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। मैं जगमोहन बोल रहा हूँ, डिग्गी वाला। तुम आसपास ही हो क्या? हाँ। आ जाओ, देवराज चौहान के साथ ही बिठा दूंगा। खूब बातें करना देवराज चौहान से। मैं डिग्गी के साथ कार भी तुम्हें दे देना चाहता हूँ। इतना सब कुछ संभालूंगा कैसे? संभालने के लिए एक चौकीदार भी दे दूंगा। देवराज चौहान को वहां से निकाल दो, तेरे घर की साफ सफाई भी किया करूंगा। बेकार कोशिश कर रहा है। नहीं मानेगा? जगमोहन उकड़ा। नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता। नोट कम है तो बोल, एक और डिग्गी भर के ला देता हूँ। जगमोहन बोला। तेरी बातों से मेरा दिमाग खराब नहीं होगा। देवराज चौहान को निकाल कर नहीं ले जा सकता। तेरे को कल रात ही गोली मार देनी चाहिए थी। जगमोहन ने गुस्से से कहा। नाराज हो गया? वर्मा के हंसने की आवाज आई। जगमोहन ने फोन बंद कर दिया, चेहरे पर गुस्सा आ ठहरा था। मैंने तो पहले ही कहा था, नहीं मानेगा, सुंदर बोला। पागल है साला, नोटों की कीमत नहीं समझता। अगला दृश्य। गाड़ी की रफ्तार कम होनी शुरू हो गई थी। ट्रेन विजयवाड़ा शहर के बीच में से गुजर रही थी। आसपास मकान बने नजर आ रहे थे। मैं कुछ सोच रहा हूं, राघव एकाएक आंखें खोलता कह उठा। क्या? एक्स्ट्रा ने उसे देखा। राघव ने सिगरेट सुलगाई और बाहर देखता बोला, कैदियों वाली बोगी के नीचे वाले हिस्से में लोहे का बक्सा बना है, जिसमें पावरफुल बैटरियां रखी हैं। उन बैटरियों का कनेक्शन बोगी के भीतर मौजूद कंट्रोल सिस्टम से है। मैंने उस बोगी के भीतर से सब देखा है। अगर कनेक्शन हट जाए तो बोगी के भीतर का सारा सिस्टम कट जाएगा। वो कैसे? वहां के सुरक्षा के दरवाजे बंद नहीं होंगे। बंद हैं तो खुलेंगे नहीं, राघव ने कहा। ओ, जिन पिंजरों जैसी जगह में कैदियों को रखा जाता है उनका भी यही हाल होगा। मतलब कि बोगी के सारे सिस्टम को करंट उन बैटरियों से मिलता है? हाँ।
ऐसा करने का फायदा? फायदा ये होगा कि जब बोगी का सारा काम ठप पड़ जाएगा तो किसी स्टेशन पर चेक कराना पड़ेगा उन्हें कि क्या गड़बड़ है। रास्ते में बोगी के दरवाजे खुलेंगे, हमें बोगी के भीतर घुसने का मौका मिल सकता है। भीतर पुलिस वाले होंगे, 4 हैं सिर्फ, उनसे निपटना आसान होगा। आरडीएक्स की नजरें मिली। वरना हमें पूरे रास्ते त्यागी पर हाथ डालने का कोई मौका नहीं मिलेगा। विजयवाड़ा से निकलने के बाद अंधेरा शुरू हो जाएगा, फिर बाकी का सारा सफर रात को होगा। दिन में बोगी के दरवाजे नहीं खुले तो रात में भी नहीं खुलेंगे, इसलिए उसके सिस्टम में गड़बड़ करना जरूरी है, ताकि रास्ते में कहीं सिस्टम ठीक कराने के लिए वो रुकें। तुम ठीक कहते हो, एक्स्ट्रा ने सोच भरे स्वर में कहा। एक बात और आई मेरे दिमाग में। क्या? कैदियों वाली बोगी में कोई खिड़की नहीं है, 2 दरवाजे हैं जो दाएं बाएं खुलते हैं, यानी कि बोगी एसी है। हाँ, वो बोगी एसी है। अगर एसी काम करना बंद कर दे तो भीतर वालों का क्या हाल होगा? कायदे की बात कही तुमने। धर्मा कह उठा। एसी बंद होते ही उनका बुरा हाल हो जाएगा। दम घुटेगा भीतर वालों का। कैदी जानलेवा शोर डाल देंगे। आरडीएक्स की नजरें मिली। हमें बोगी के एसी को भी खराब करना होगा, ताकि रास्ते में वो किसी स्टेशन पर बोगी को चेक करवाएं। राघव बोला। आगे रात का सफर है, हमें अंधेरे का फायदा मिल सकता है और हम बोगी में प्रवेश कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ने कहा। लेकिन हमें बोगी के एसी की वायरिंग का पता नहीं कि वो कहाँ से जाती है। पता भी तो कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि स्टेशन पर पुलिस वाले बोगी पर नजर रखेंगे। कोई कुछ करेगा तो वो उससे अवश्य पूछेंगे। यही तो समस्या है, राघव बोला। ये काम मैं संभाल लूंगा। ट्रेन की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। स्टेशन लगभग आ ही गया था। कैसे? नोट करेंगे ये काम। स्टेशन से मैं ट्रेनों के बिजली मैकेनिक को पकड़ूंगा, वो नोट लेकर करेगा काम। पुलिस वाले उस पर शक नहीं करेंगे। वो अपना कार्ड दिखा सकता है कि वो चेकअप कर रहा है कि सब ठीक है कि नहीं। मतलब कि काम बन गया। रात के रास्ते में हमें कहीं मौका मिल जाएगा बोगी में घुसने का। मैं, राघव बोला, बोगी के नीचे लोहे का बक्सा खोलकर बैटरी से कनेक्शन हटा दूंगा। मैं इलेक्ट्रिशियन को तलाश करके एसी के कनेक्शन हटवाऊंगा। तभी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती चली गई। प्लेटफॉर्म का शोर उनके कानों में पड़ने लगा। वहां का सब कुछ दिखने लगा। कैदियों वाली बोगी को मुंबई जाने वाली ट्रेन से जोड़ा जाएगा, धर्मा बोला। हमें दूसरी ट्रेन की टिकटें लेनी होगी। मैं पता करता हूँ कि ट्रेन बोगी को ट्रेन के आगे पीछे या बीच में किधर लगाया जाएगा, फिर उसके साथ वाली बोगी में सीटें बुक करा लेता हूँ। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। तुम, एक्स्ट्रा बोला, अभी कुछ मत करना राघव। बोगी को मुंबई वाली ट्रेन से जोड़ लेने दो, उसके बाद ही कुछ करना। वरना बोगी वालों को यहाँ से चलने से पहले ही गड़बड़ का पता चल जाएगा और वो गड़बड़ को यहीं ठीक करा लेंगे। मैं भी एसी वायर तब कटवाऊंगा जब ट्रेन स्टेशन को छोड़ने जा रही होगी। उसके बाद आरडीएक्स ट्रेन से उतरे और अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। अगला दृश्य। सुनील वर्मा देवराज चांद से बोला, तुम्हारी सवारी आ गई। देवराज चांद ने कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? वर्मा बोला। ठीक कहा। देवराज चांद ने आंखें खोली। मैंने अपने इस तरह पकड़े जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। कोई भी अपराधी नहीं सोचता कि वो पकड़ा जाएगा। वर्मा मुस्कुराया। देवराज चांद भी मुस्कुराया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं अब तक आजाद हो चुका होता, देवराज चांद ने कहा। हाँ, हो सकता है। दूसरा होता तो वो तुम्हारे साथी जगमोहन की डिग्गी वाला ऑफर ले लेता। पक्का लेता। लगता है तुम डिग्गियां दे देकर ही पुलिस से अब तक बचते रहे हो। ऐसे मौके मेरी जिंदगी में 1-2 बार ही आए हैं, परंतु मैं बच निकला। अब नहीं निकल सकोगे, वर्मा ने सख्त अंदाज में मुस्कुराया। वैसे तुम दूसरे अपराधियों की तरह नहीं हो। क्यों? क्या खास है मुझ में? शरीफ लगते हो, फालतू नहीं बोलते, गालियां नहीं देते, समझदारी से काम लेते हो। 4 दिनों में मैंने तुम्हारे में कोई भी बुराई नहीं देखी।
वानखेड़े कहता है कि तुम खतरनाक हो, परंतु मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वानखेड़े बेवकूफ है। देवराज चांद मुस्कुराया। वो बेवकूफ नहीं हो सकता। जिसके पास डकैती मास्टर देवराज चौहान का केस हो, वो पुलिस वाला बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो मुझे खतरनाक कहता है। तुम हो तभी तो वो कहता है। तुम हो तभी तो इतने मशहूर हो। तुम हो तभी तो नंबर 1 डकैती मास्टर हो। पुलिस तो यूं ही किसी को चढ़ा देती है। सुनील वर्मा ने देवराज चौहान को घूरा। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें शरीफ मानकर भागने का मौका दे दूं? वर्मा तीखे स्वर में बोला। जो काम तुम करोगे नहीं वो कहते ही क्यों हो? तुम महाकाइयां हो, घिसे हुए हो, घुटे हुए हो, मीठी मीठी छुरियां चलाने वाले। तो तुमने मुझे पहचान लिया। वर्मा कुछ कहने लगा कि फिर गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी चाहिए। तुम कहीं मुझे भी बेवकूफ बना सकते हो। तभी एक 50 बरस के आदमी ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चांद पर निगाह मारकर वो वर्मा से बोला, मैं शर्मा हूं, इस स्टेशन का सिक्योरिटी इंचार्ज। वर्मा ने उससे हाथ मिलाया। कैदियों वाली बोगी आ गई है। जब तक आप यहां से कैदी को लेकर रवाना नहीं हो जाते, तब तक मेरी ड्यूटी आपके साथ है। शुक्रिया। अब मुझे क्या करना होगा? आप यहीं रहें, जल्दी ही कैदियों वाली बोगी को 3 नंबर पर पहुंचने वाली ट्रेन के साथ जोड़ा जाएगा। वो ट्रेन 5 मिनट में आ रही है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। सब काम हो जाने पर मैं आपके पास आऊंगा खबर देने। बेहतर। चाय वगैरह भिजवा दें तो बढ़िया रहेगा शर्मा जी। मैं अभी भिजवाता हूँ। कैदियों वाली बोगी में गए हैं आप? जी भीतर तो नहीं गया, परंतु अन्नामलाई साहब से मिल आया हूँ, जो कैदियों को संभाल रहे हैं। उन्हें बता दिया है कि बोगी जब मुंबई वाली ट्रेन में लग जाएगी तब कैदी को चढ़ाया जाएगा और उनसे 4 कैदी ले लिए जाएंगे। मतलब कि बोगी में सब ठीक है? जी हाँ। मैं चलता हूँ, अभी कई इंतजाम करने हैं। रात का खाना भी उस बोगी में रखवाना है। कैदियों के लिए चाय भी देनी है। वक्त कम है, कोई काम छूट ना जाए। ऐसे काम मैंने पहले कभी नहीं किए। यहाँ पर भी 4-5 चाय भिजवा दीजिएगा। जरूर जनाब। शर्मा बाहर निकल गया वेटिंग रूम से। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। किसी कैदी को कहीं ले जाने का काम सबसे बोरियत वाला होता है, वर्मा बोला। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पास तो बहुत दौलत होगी। तुमने आज तक बेहिसाब बड़ी बड़ी डकैतियां की हैं। तुम जितनी दौलत चाहो मिल जाएगी, मुझे यहां से निकाल दो। मैं यूं ही टाइम पास के लिए बात कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम अभी तक मुझे नहीं समझे। मैंने सोचा शायद तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तभी तुम दौलत की बात कर रहे हो। मेरा दिमाग मजबूती से अपनी जगह सेट है, वो फिरेगा नहीं। वर्मा ने मुंह बनाया। तुम मुझे अच्छे भी लगते हो, बुरे भी। बुरे इसलिए कि मैंने जगमोहन की दी डिग्गी पसंद नहीं की। कुछ भी समझो। देवराज चौहान, 5 तरह के पुलिस वाले होते हैं। 5 तरह के? देवराज चौहान ने उसे देखा। हाँ, 5 तरह के। पहले वो जो रिश्वत नहीं लेते और अपने काम की तरफ ही ध्यान देते हैं। दूसरे वो जो वर्दी तो पहनते हैं, परंतु वर्दी का मतलब नहीं समझते, रिश्वत लेते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खाने देते हैं। तीसरे वो जो रिश्वत नहीं लेते और अपराधियों से दोस्ती बनाकर रखने में विश्वास रखते हैं, उनके काम आते हैं। चौथे वो जो रिश्वत लेते हैं परंतु अपराधियों का काम भी नहीं करते। पांचवें जो सिर्फ नौकरी करने आते हैं वर्दी पहनकर, 8-10 घंटे कुर्सियों पर बैठकर वापस चले जाते हैं। उन्हें सिर्फ तनख्वाह मिलने से मतलब होता है। सीधी सी बात है कि हर काम धंधे में हर तरह के लोग होते हैं। तभी कमिश्नर मोगली ने भीतर प्रवेश किया। वर्मा ने सैल्यूट किया। तो सब ठीक चल रहा है? देवराज चांद पर नजर मारकर कमिश्नर मोगली ने कहा। यस सर। चाय वाय पिलवाओ देवराज चौहान को, मोगली साहब ने कहा। मंगवाइए सर, आ रही है। ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा वर्मा? नो सर, समझदार है, सुलझा हुआ है।
गुड। कमिश्नर मोगली ने देवराज चौहान से कहा। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। इंस्पेक्टर साहब मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सुनील वर्मा को देखा। अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं और मेरे से पैसे लेने को भी तैयार नहीं। मेरी कोशिश है कि मैं इनका कम से कम खर्च कराऊं। ये भी अच्छी बात है। तभी स्टेशन की कैंटीन का एक कर्मचारी ट्रे में चाय के प्याले रखे आ गया। वो तीनों चाय पीने लगे। अभी कितनी देर है इंस्पेक्टर वर्मा? कमिश्नर मोगली ने पूछा। सर, सिक्योरिटी इंचार्ज ने मुझे बताया कि जब मुंबई वाली ट्रेन से बोगी लग जाएगी तब वो मुझे खबर देगा। हाँ, अभी अभी वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची है। मेरे ख्याल में बोगी लगने में आधा घंटा लगेगा। मैं देवराज चौहान को उस बोगी में चढ़ाकर ही जाऊंगा। वानखेड़े का फोन आया था कि स्टेशन पर जाकर ये काम मैं खुद देखूं। मैं सब ठीक से कर लूंगा सर। मालूम है, लेकिन वानखेड़े तो ये बात नहीं समझता। वर्मा, बोगी में तुम्हें देवराज चौहान का ध्यान रखना है। इसके साथ ही रहना है। वहां कुछ भी हो, किसी बात की तरफ ध्यान नहीं देना। मैं अपनी ड्यूटी ठीक से निभाऊंगा। मैं जानता हूं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। कमिश्नर मोगली ने सिर हिलाया। अगला दृश्य। तो वो इलेक्ट्रिशियन है? एक्स्ट्रा ने पूछा। उसकी कमीज की पॉकेट पर अशोक कुमार नाम की पट्टी लगी थी। प्लेटफॉर्म पर न समझ में आने वाला ट्रेनों का और लोगों का शोर पड़ा हुआ था। उस अशोक कुमार ने ठिठक कर एक्स्ट्रा को देखा। वो 35 बरस का आदमी था। हाँ, मैं ट्रेनों पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। एक बोगी का एसी खराब करना है। एसी खराब करना है? हाँ। ये क्या बात हुई? इधर एक तरफ आ, तेरे को समझाता हूँ कि ये क्या बात हुई। उधर ट्रेनें लगी हैं, मुझे वहां की लाइट ठीक करनी। पहले मेरी तो सुन ले, फायदे का सौदा है। एक्स्ट्रा उसे एक दीवार के पास ले गया। वो प्लेटफॉर्म पर ही थे। फिर उसने जेब से 500 के कुछ नोट निकाले और अशोक कुमार के हाथ पर रखता बोला, गिनती कर इसकी। लेकिन मैं, गिनती करके बता कितने हैं। मेरे से ठीक से गिने नहीं गए। अशोक कुमार ने एक्स्ट्रा को अजीब नजरों से देखा, फिर गिनती करने लगा। 10 हैं, यानी कि 5,000। ठीक है। क्या ठीक है? नोट थामे अशोक कुमार उलझन भरे स्वर में कह उठा। बोगी का एयर कंडीशनर खराब करने के लिए 5,000 ठीक है क्या? क्या? वो सक पका गया। मैंने कब कहा कि मैं ये काम करूंगा? एक्स्ट्रा ने 500 के कुछ और नोट निकाल कर उसे थमाए। ये भी गिन। क्या? गिन ले। उसने गिनती की, फिर बोला, ये भी 5,000 है। कुल कितने हुए? 10,000। 10,000 बहुत हैं एक बोगी का एयर कंडीशनर खराब करने के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा ने उसके हाथ से नोट वापस खींचते हुए कहा, ठीक है, ये काम मैं किसी और को 1,000 रुपए देकर करा लूंगा। तू बहुत महंगा है। नहीं, मैं कर दूंगा। उसने जल्दी से एक्स्ट्रा के हाथों से नोट ले लिए। मैं तो कह रहा हूं तू कर दे। अशोक कुमार ने नोट जेब में डालते हुए कहा। लेकिन तुम बोगी का एसी क्यों खराब करवाना चाहते हो? सवाल नहीं। तेरे को जरा से काम के 10,000 यूं ही नहीं दे रहा हूं। सवाल पूछने हैं तो नोट वापस कर दे। ठीक है, नहीं पूछता। बताओ, वो कौन है बोगी? टाइम क्या हुआ है? 5:30। अशोक कुमार ने घड़ी पर निगाह मारकर कहा। ये काम 5:50 पर करेंगे। तब तक मेरे साथ लगा रहे। चल, तेरे को चाय पिलाता हूँ। अगला दृश्य। 5:45 हो रहे थे जब देवराज चौहान को हथियारबंद सुरक्षा घेरे में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन में लग चुकी बोगी तक ले जाया गया। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। वो हथकड़ी में था। वर्मा ने उसकी बांह थाम रखी थी। कमिश्नर मोगली भी पास ही था। आम लोग उनसे दूर रहने का ही प्रयत्न कर रहे थे। वो कैदियों वाली बोगी के पास पहुंचकर ठिठके। बोगी का दरवाजा थपथपाया गया। कुछ पलों बाद भीतर से शीशे का कुछ पलों बाद भीतर से शीशे से झांका त्यागी ने। वो सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई की वर्दी में था। अगले ही क्षण उसके शरीर में सनसनाहट दौड़ती चली गई। यह सनसनाहट देवराज चौहान को देखने पर उभरी थी। खिड़की के शीशे से उसे देवराज चौहान हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा सामने दिखा। देवराज चौहान।
ओह, तो वो कैदी देवराज चौहान है जिसे विजयवाड़ा से बिठाया जाना है। उसका दुश्मन जो उसे खत्म कर देना चाहता है। त्यागी को अपना सिर घूमता सा लगा। उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस वक्त देवराज चौहान उसे पहचानता था, जबकि वो इस वक्त पुलिस की वर्दी में अन्ना मलाई बना कैदी को रिसीव करने जा रहा था। देवराज चौहान उसकी पोल खोल सकता था, सारा खेल खत्म हो सकता था। लेकिन देवराज चौहान बच्चा तो नहीं जो उसकी पोल खोल देगा। उसे पुलिस की वर्दी में देखकर वो माजरा समझ जाएगा। ये वक्त अपनी दुश्मनी निभाने का नहीं, बल्कि खुद को पुलिस के कब्जे से आजाद कराने का है। त्यागी ढेर सारे अनदेखे अंदेशों में फंसा रहा। तभी दरवाजा पुनः थपथपाया गया। दरवाजा खोलना जरूरी था, वरना वे लोग शक खा सकते थे। तभी पीछे खड़ा पुलिस की वर्दी में माले कह उठा, क्या हुआ गुरु? देवराज चौहान। त्यागी पलटते हुए होंठ भींच कर बोला, कौन? वो डकैती मास्टर? माले चौंका। हाँ, वही है बाहर, कैदी बना हुआ। पुलिस उसे ही हमारे हवाले करने आई है और देवराज चौहान मेरा खास दुश्मन है। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। खतरनाक बात तो ये है कि वो मेरे को पहचानता है। सबके सामने कह दिया कि मैं पुलिस वाला नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। देवराज चौहान बेवकूफ है जो ऐसा बोलेगा। नहीं बोलेगा। देवराज चौहान, त्यागी ने गहरी सांस ली। नहीं बोलेगा। तुम कहो तो मैं कैदी को रिसीव कर। तुम्हारी ये वर्दी हवलदार की है, बात नहीं बनेगी। अन्ना मलाई की वर्दी मैंने पहन रखी है, वो मेरे से बात करना चाहेंगे। ये बात तो है। एक खतरा और भी है। क्या? वही, कोई अन्ना मलाई को जानता हुआ तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। दोनों की आंखें मिली। तुम चिंता मत करो गुरु, मामला बिगड़ा तो मैं संभाल लूंगा। माले बोला। कैसे? किसी को क्या पता कि भीतर क्या हुआ पड़ा है। भीतर से सबको रिवॉल्वर दिखाकर कह दूंगा कि सब मेरे कब्जे में है। तो मैं छोड़ दे, वरना कैदियों को मार दूंगा। जरूरत पड़ी तो एक आध लाश भी बाहर फेंक दूंगा। वो पक्का तुम्हें छोड़ देंगे। साले बकरा बना रहा है मुझे। सच कह रहा हूं कसम से। त्यागी ने खुद को तैयार किया बाहर जाने के लिए। घबराओ मत गुरु, पीछे मैं हूं। तेरा भाई बसंत नहीं आया? वो आएगा, पक्का आएगा। माले ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरा भाई है वो। तू बाहर वालों के सामने जा गुरु, देर हो रही है। तभी पीछे से लाहौरी पास आ पहुंचा। गड़बड़ है क्या? अभी तो नहीं, माले बोला, लेकिन हो सकती है। तो दरवाजा मत खोलो, लाहौरी ने कहा। भीतर ही। बाहर खड़े खास मेहमान को भीतर ले जाना है, माले ने तीखे स्वर में कहा। उस मेहमान से यहां रौनक आ जाएगी। अच्छा? लाहौरी ने होंठ सिकोड़े। कौन है वो? डकैती मास्टर देवराज चौहान। तौबा, इतना बड़ा हरामी और यहाँ? माले, मैं बाहर जा रहा हूं। त्यागी गंभीर स्वर में कह उठा। चिंता मत कर, गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगा। त्यागी ने दरवाजे का लॉक हटाया और खींचते हुए दरवाजा खोल दिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। पुलिस के घेरे में हथकड़ियों में जकड़ा देवराज चौहान 15 कदम की दूरी पर खड़े धर्मा को हैरानी से देख रहा था। धर्मा यहाँ कैसे? देवराज चौहान के मस्तिष्क में उलझन और हैरानी के धमाके होने लगे। प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ थी, शोर मचा हुआ था। देवराज चौहान ने महसूस किया कि धर्मा भी हैरानी से उसे देख रहा है। धर्मा का यहाँ होना महज संयोग नहीं हो सकता। देवराज चौहान सोच रहा था कि धर्मा यहाँ है तो राघव और एक्स्ट्रा भी विजयवाड़ा में ही होंगे, या फिर पास ही कहीं। देवराज चौहान की नजरें घूमी। हर तरफ प्लेटफॉर्म की भीड़ ही भीड़ थी। देवराज चौहान ने पुनः धर्मा की तरफ नजर मारी तो धर्मा को अपनी जगह पर नहीं पाया। आरडीएक्स का आसपास होना मामूली बात नहीं थी। तभी देवराज चौहान को जगमोहन दिखा, जो कि भीड़ में कुछ दूरी पर खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। सुनील वर्मा ने देवराज चौहान की बांह पकड़ रखी थी। देवराज चौहान और जगमोहन कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर देवराज चौहान ने जगमोहन की आंखों से आंसू की लकीर निकलते देखी, जिसे जगमोहन ने फौरन साफ कर लिया था। तो क्या जगमोहन ने आरडीएक्स को बुलाया है कि उसे यहां से निकाला जाए? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देवराज चौहान ने आसपास खड़े पुलिस वालों पर निगाह मारी। सब पुलिस वाले सतर्क थे। उसे यहां से निकाले जाने की संभावना नहीं के बराबर थी।
आरडीएक्स या जगमोहन पुलिस से उलझने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग रास्ते में कोशिश कर सकते हैं। यही वो पल था जब बोगी का दरवाजा खुल गया। देवराज चौहान ने उधर देखा। बोगी के खुले दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था, परंतु उसके चेहरे को देखा तो मस्तिष्क बेहद तीव्रता से झटका लगा। परंतु उसके चेहरे को देखा तो मस्तिष्क को बेहद तीव्रता से झटका लगा। आंखें फाड़े वो देखता रह गया। त्यागी, वीरेंद्र त्यागी, पुलिस की वर्दी में, कैदियों वाली बोगी में। देवराज चौहान अविश्वास भरी नजरों से उसे देखता रहा। ये सब क्या हो रहा है, समझने में देवराज चौहान को कुछ पल लगे। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। बहुत कुछ समझ आ गया था उसे। पांडिचेरी से त्यागी ही वो कैदी होगा जिसे मुंबई ले जाया जा रहा है। परंतु त्यागी ने कैदियों वाली बोगी के हालातों पर काबू पा लिया किसी तरह। पुलिस वाले को या तो मार दिया होगा या कैद कर लिया होगा। उसके बाद खुद खुद पुलिस वाला बनकर सामने आ गया। आरडीएक्स, आरडीएक्स के यहां नजर आने का मतलब भी देवराज चौहान की समझ में आ गया था। आरडीएक्स त्यागी के पीछे यहां थे, उसके लिए नहीं। त्यागी ने उसके अर्थात देवराज चौहान के मेकअप में आरडीएक्स को नचा कर रख दिया था। आरडीएक्स इस बात को भूलने वाले नहीं थे। ऐसे में त्यागी के यहाँ के बारे में ऐसे में त्यागी के यहाँ के बारे में खबर सुनकर यहाँ आ गए होंगे। त्यागी का शिकार देवराज चौहान भी करना चाहता था, क्योंकि त्यागी के साथ मिलकर उसने डकैती की थी और डकैती के फौरन बाद ही त्यागी ने उससे धोखेबाजी की, गोलियां मारी, चाकू से गोद दिया और उसके बाद सारी दौलत लेकर खिसक गया। त्यागी देवराज चौहान का भी शिकार था, परंतु उसके बाद त्यागी उसके हाथ नहीं लगा था। अब दिखा था वो सामने। देवराज चौहान की आंखों में मौत भरी चमक आ ठहरी। उसने त्यागी को देखा, त्यागी ने उसे देखा। दोनों की आंखें मिली और मौत की लड़ाई का ऐलान हो गया जैसे। अगला दृश्य। त्यागी दरवाजे से नीचे प्लेटफॉर्म पर आया और कमिश्नर मोगली को सैल्यूट दिया। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, कमिश्नर मोगली ने कहा। विजयवाड़ा में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। त्यागी पूरी तरह पुलिस वाला बना हुआ था। इनसे मिलो, ये इंस्पेक्टर सुनील वर्मा है। त्यागी ने सुनील वर्मा से हाथ मिलाया। आप इंस्पेक्टर अनामलाई हैं, वर्मा बोला। जी, त्यागी मुस्कुराया। देखने में तो आप आंध्रा के नहीं लगते। जी, ठीक कहा आपने। मेरी मां अंग्रेज थी और पिता आंध्रा के, इसलिए मैं गोरा चिट्टा हूं। यकीनन यही बात होगी, वर्मा ने सिर हिलाया। ऑफिसर, कमिश्नर मोगली बोला, ये कैदी है और मैं इसे पहचानता हूं सर। त्यागी ने देवराज चौहान को देखकर कहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो यह डकैती मास्टर देवराज चौहान है और बेहद खतरनाक व्यक्ति है। तुम्हारी जानकारी बहुत ज्यादा है। मुंबई तक देवराज चौहान तुम्हारे हवाले है और इस पर सख्त नजर रखनी है। आप फिक्र न करें सर, कैदियों को संभालना ही मेरी ड्यूटी है। मैं देवराज चौहान को ठीक से मुंबई पहुंचा दूंगा। गुड। इंस्पेक्टर सुनील वर्मा मुंबई तक देवराज चौहान के साथ ही जाएंगे क्या? त्यागी चौंका। इस बात का ऊपर से ऑर्डर है। अब ठीक है सर। त्यागी ने तुरंत खुद को संभाला। फिर पलटकर बोगी के दरवाजे पर खड़े माले से बोला, भीतर से कैदियों को ले आओ और इस कैदी को भीतर ले जाओ। माले फौरन भीतर से 4 कैदियों को लाया। 2 के हाल तो ठीक थे, परंतु बाकी 2 पुलिस वाले थे जिनके होठों पर सख्ती से टेप लगा रखी थी। उन्हें देखते ही कमिश्नर मोगली ने कहा, ये क्या, इनके मुंह क्यों बंद कर रखे हैं? ये जब भी बोलते हैं गंदा बोलते हैं, त्यागी ने मुंह बनाकर कहा। कम से कम 2 घंटे तक इनके मुंह से टेप ना हटाएं तो ठीक होगा। यही इनकी सजा है। तुम्हें ये ठीक लगता है तो हम ऐसा ही करेंगे, मोगली ने पुलिस वाले को इशारा किया। तीनों पुलिस वाले चारों कैदियों को ले गए। मुंह पर टेप लगे दोनों पुलिस वाले आजाद होने के लिए उछल कूद कर रहे थे, परंतु कोई न समझ सका कि क्या हो रहा है। माले देवराज चौहान की बांह पकड़े उसे बोगी के भीतर ले गया। जहां पहुंचते ही देवराज चौहान बोला, ये सब क्या हो रहा है? क्या होना है? माले मुस्कुराया। वो पुलिस वाला बना वीरेंद्र त्यागी है जो तुम आजाद नहीं होना चाहते? माले ने गंभीर स्वर में पूछा। जरूर होना चाहता हूं। तो शांति से बैठ जाओ, ट्रेन को स्टेशन से चल लेने दो, बातें फिर करना। देवराज चौहान ने सीटों पर नजर मारी।
अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ी। ये तीनों मरे पड़े हैं? देवराज चौहान बोला। कैसे जाना? ट्रेन रुकी पड़ी है, ऐसे में इन तीनों का नींद में होना तर्कसंगत नहीं लगता। कितनों को मारा है तुमने? गिनती नहीं की, लेकिन जो किया ठीक किया। कैद से फरार भी तो होना है, माले ने कहा। गलती की, बिना मारे भी काम हो सकता था, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। शराफत का पाठ मत पढ़ाओ, हम लोग अपराधी हैं। सुनील वर्मा नाम का इंस्पेक्टर मेरे साथ है, मुंबई तक जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। जो बाहर खड़ा है? वही। उससे पंगा मत लेना, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। माले के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे। क्या तुम हमें अपनी सलाह पर चलाना चाहते हो? जो मैंने कहा है वो याद रखो, देवराज चौहान का स्वर सख्त हुआ। त्यागी संभाल रहा है यहाँ के हालात, जो कहना हो उससे कहना। सुना है तुम्हारा और त्यागी का झगड़ा है। उसने मेरी हत्या की थी और डकैती की दौलत लेकर भाग गया था, देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम तो जिंदा हो फिर? अपनी तरफ से वो मुझे मारकर ही गया था, परंतु मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मुझे इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं, ये तुम्हारा और त्यागी का मामला है। बैठ जाओ। देवराज चौहान बैठ गया, बोला। मेरी हथकड़ी खोलो। जल्दी मत करो, ट्रेन तो चल लेने दो, माले ने कहा और वहां से हट गया। तभी दुमका की आवाज आई। देवराज चौहान आ गया क्या? हाँ, देवराज चौहान बोला। तू ही है? हाँ, मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूँ। तूने क्या चुन चुन के मोटी डकैतियां डाली हैं। बहुत काबिल बंदा है तू। जिस ढंग से तू डकैती करता है, उस ढंग से मैंने भी करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अब तेरे से डकैती की गुर सीखूंगा। देवराज चौहान चुप रहा। चेला बनाएगा मुझे? मैं डुमका हूं। डकैती हत्या के जुर्म है मुझ पर। मुझे गुरु बनने का शौक नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। ऐसा कहकर दिल मत तोड़, ट्रेन चलने दे, फिर बाहर आकर तेरे से बात करता हूं। अगला दृश्य। हमें रात के लिए खाना चाहिए, त्यागी बोला। कैदियों के लिए खाना? सब इंतजाम हो चुके हैं, स्टेशन सिक्योरिटी चीफ शर्मा कह उठा। खाना आता ही लो। वो आ गया। वर्दी पहने कैंटीन के दो कर्मचारी एक एक क्रेट उठाए आ रहे थे। खाना और पानी, सब इंतजाम पूरा है। वो दोनों पास आ पहुंचे। एक क्रेट में खाना था और दूसरे में पानी के पैक गिलास भरे हुए थे। त्यागी ने बोगी के दरवाजे की तरफ देखा, जहां वर्दी पहने लाहौरी खड़ा था। ये दोनों क्रेट भीतर रखवा दो, त्यागी बोला। जी सर। उन्होंने बोगी के फ्लोर पर दोनों क्रेट रखे। लाहौरी दोनों क्रेटों को सरकाकर भीतर ले गया। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, कमिश्नर मोगली ने कहा। जी नहीं, त्यागी ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहा। ट्रेन चलने का वक्त हो गया है, 6 बजने में 3 मिनट है। आपका सफर खुशी से भरा हो। धन्यवाद कमिश्नर साहब। मैं तभी थुलथुल सा एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा। वो पसीने से भरा हुआ था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लगता था जैसे बहुत तेजी से चलता हुआ वहां आया हो। उसके साथ एक कुली था, जिसने संतरों का टोकरा उठाया हुआ था। नमस्कार जी, वो सांसों पर काबू पाता कह उठा। मेरा नाम बसंत है। मैं कैदी माले का भाई हूँ, जो इसी ट्रेन से मुंबई ले जाया जा रहा है। मैं अपने भाई के लिए संतरों का टोकरा लाया। इस बोगी में कुछ भी नहीं जा सकता, वापस ले। ऐसा मत कहिए साहब जी, हाथ जोड़कर बसंत कह उठा। मेरे भाई को संतरे बहुत पसंद है। वो कानून की कैद में है, उसके लिए और तो कुछ नहीं कर सकता। ये जानकर कि उसके भाई ने संतरे भेजे हैं, वो बहुत खुश होगा। बाकी कैदी भी खा लेंगे। बाहर की कोई भी चीज इसके बोगी में नहीं रखी जा सकती। मेरा दिल मत तोड़िए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। ये संतरे। ठीक है ठीक है, बोगी में रख दो, त्यागी बीच में बोल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर, कमिश्नर मोगली ने कहा। कम से कम टोकरी की तलाशी तो ले लेते। जरूर, त्यागी ने पलटकर बोगी के गेट पर खड़े जोरावर सिंह से कहा। ये संतरे का टोकरा ले लो और भीतर ले जाकर अच्छी तरह चेक करो कि टोकरे में संतरे ही हैं, कुछ और तो नहीं। यस सर, जोरावर सिंह ने कहा।
मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। बसंत ने आभार भरे स्वर में कहा और कुली से बोला, खड़ा क्या है? जल्दी कर, टोकरा भीतर रख। उसी पल लाहौरी गेट पर देखा। उसने कुली से संतरे का टोकरा थामा और पलटकर भीतर चला गया। त्यागी ने घड़ी पर निगाह मारी, फिर मोगली से बोला, मुझे इजाजत दीजिए सर, ट्रेन चलने का समय हो गया है। तभी ट्रेन की सीटी बज उठी। जरूर, कैदियों को हिफाजत से ले जाइएगा। अवश्य सर। त्यागी ने सैल्यूट दिया और पलटकर बोगी में चढ़ गया। अच्छा सर। सुनील वर्मा ने भी सैल्यूट दिया। जाओ, देवराज चौहान के साथ ही रहना। तुमने देवराज चौहान पर बहुत मेहनत की है। वर्मा मुस्कुराया और पलटकर देखते ही देखते बोगी में चढ़ गया। तभी ट्रेन ने दूसरी सीटी दी और चल पड़ी। पटरियों पर सरकने लगी। माले ने बोगी का दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। अगला दृश्य। धर्मा ने जब कैदी के रूप में देवराज चौहान को देखा तो वो जोरों से चौंका था। देखता ही रह गया था देवराज चौहान को। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि विजयवाड़ा से चढ़ने वाला कैदी देवराज चौहान होगा। तभी उसे यह भी समझ में आया कि जगमोहन ने क्यों त्यागी के बोगी में होने की खबर दी। जगमोहन का इरादा होगा कि वो त्यागी को पकड़ने के फेर में देवराज चौहान को आजाद करा लेंगे, या फिर उसे आजाद कराने का मौका मिल जाएगा। धर्मा ने फोन निकाला और राघव का नंबर मिलाया। बात हो गई। क्या है? राघव की आवाज कानों में पड़ी। कहाँ है तू? ट्रेन में लगी कैदियों वाली बोगी के नीचे जिस बॉक्स में बैटरियां हैं उस पर रेलवे का मोटा ताला लगा है। 15 मिनट लग गए ताला खोलने में। अब बैटरियों के तारों से कनेक्शन हटा रहा हूँ। सावधानी से, प्लेटफॉर्म पर पुलिस है। जानता है यहाँ किस कैदी को बोगी में बिठाया जा रहा है? किसे? देवराज चौहान को। क्या कहता है? राघव हक्का बक्का सा बोला। देवराज चौहान? हाँ, मैं इस वक्त देवराज चौहान को देख रहा हूँ। वो मेरे से 15-20 कदम दूरी पर पुलिस वालों के घेरे में है। सत्यानाश, वो भी मुझे देख चुका है। उस बोगी में त्यागी भी है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस बिठा देगी। मेरे ख्याल में देवराज चौहान को पिंजरे में रखा जाएगा। शायद वो दोनों एक दूसरे को देख सकेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक कहता है। राघव की आवाज कानों में पड़ी। अगर हमारा दांव लगा तो हम देवराज चौहान को वहां से निकाल सकते हैं। पता नहीं हम कुछ कर पाते हैं भी या नहीं। धर्मा नजरें दौड़ाते हुए कह उठा। चलती ट्रेन, पुलिस द्वारा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, पांडिचेरी से विजयवाड़ा तक तो हमें कुछ करने का मौका नहीं मिला। अब मिलेगा। एक्स्ट्रा ने बोगी के एसी को बंद करवा दिया होगा। इधर मैं तार बैटरियों से हटवा रहा हूँ। बोगी के भीतर के काम ठप हो जाएंगे तो वो अगले किसी स्टेशन पर चेक कराने के लिए बोगी जरूर खोलेंगे। तब हम अपना काम कर सकेंगे। हमें बोगी पर पूरी तरह काबू पाना होगा, तभी त्यागी को नक्की कर पाएंगे। तेरा काम कितनी देर का है? बस हो ही गया। प्लेटफॉर्म की तरफ से मत निकलना। इधर पुलिस है। दूसरी तरफ से। हाँ, वहीं से आऊंगा। तभी धर्मा ने बोगी का दरवाजा खुलते फिर पुलिस वाला देखा। पुलिस वाले के चेहरे पर निगाह पड़ी तो धर्मा को चक्कर सा आता महसूस हुआ। पुलिस की वर्दी में उसने त्यागी को पहचान लिया था। तौबा! धर्मा के होठों से निकला। क्या हुआ? राघव की आवाज कानों में पड़ी। त्यागी तो बहुत बड़ा हरामी है साला। धर्मा हक्का बक्का था। क्या हुआ? बोगी का दरवाजा खुला है और पुलिस की वर्दी में त्यागी है। क्या कहता है? राघव का तेज स्वर फोन के जरिए कानों में पड़ा। जो नजर आ रहा है वही बता रहा हूं। ओह, तो हालात और संगीन हो गए हैं धर्मा। इसका मतलब त्यागी बोगी पर काबू पा चुका है। हाँ। तो ये लोग पिछले स्टेशनों पर फरार क्यों नहीं हुए? धर्मा की निगाह त्यागी पर थी, जो कि बोगी के नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया था और पुलिस वालों से मिल रहा था। शायद त्यागी ने विजयवाड़ा पहुंचते पहुंचते ट्रेन की बोगी पर काबू पाया होगा। ऐसे में उसे खिसकने का मौका नहीं मिला होगा, इसलिए मजबूरी से पुलिस वालों की वर्दी पहनकर बाहर आना पड़ा।
जो भी हुआ है गलत हो रहा है। राघव की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चांद ने भी त्यागी को देखा होगा। हाँ, शायद वो देख रहा है उसे। मैं ट्रेन के नीचे से बाहर आ रहा हूँ। तू किधर है बता, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। धर्मा ने अपनी स्थिति बताई, फिर फोन बंद कर दिया। 2-3 मिनट में ही राघव धर्मा के पास आ पहुंचा था। सब कुछ देखा उन्होंने। एक्स्ट्रा का फोन आया धर्मा को। बोगी का एसी खराब करवा दिया है, तुम किधर हो? राघव मेरे पास है, तू भी इधर आ जा, कहकर धर्मा ने एक्स्ट्रा को बताया कि वो दोनों कहाँ हैं। चलिए दोस्तों, इसे आज यहीं रोकते हैं और कल शुरू करेंगे। ट्रेन चल पड़ी थी। कैसी लगी अब तक आपको कहानी? देवराज चौहान का कुछ ना कहना समझ में आता है। अगेन, ये क्रिएटिव लिबर्टी है, वरना इस तरह के ट्रांसफर में सिर्फ कैदियों के ही कागज चेक नहीं होते, और कैदियों के भी कागज जो होते हैं वो ऐसे ही थोड़ी, उन्होंने जो कैदी रिसीव करने थे उनकी तस्वीरें तो होंगी ना उनके पास कि भैया ये कैदी इस जेल में आ रहे हैं, तो उन्होंने तस्वीर देखकर ही उतारा होगा। लेकिन यहाँ पर इग्नोर कर गए वो। कोई नहीं, खैर, कहानी को मजेदार बनाने के लिए थोड़ा नमक थोड़ी मिर्च जरूरी है। खैर, चलिए अपना रोज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। कितने कमेंट आ गए हैं? 25। क्या बात है, क्या बात नहीं है, कम बात है कल और परसों की बनस्पत परसों के अगेंस्ट। ओके, उससे पहले दोस्तों, अभी तक 86 वोट आए हैं और 51% जो हैं वो ठेकेदार और टक्कर के लिए हैं। 81% हो गए जी। कितने? 40 ये हो गए और 3 वो हो गए, हाँ 43 हो गए। तो 53 वोट्स, सॉरी 43 वोट्स आ चुके हैं ठेकेदार और टक्कर के लिए। अभी भी कम से कम 3 भाग और हो जाएंगे इसके। 2 तो हो ही जाएंगे ना, 3 ना हुए तो अगर कोई दोस्त मिलकर किसी और कहानी की तरफ वोट डलवाना चाहते हैं तो जल्दी डलवा दीजिए, वरना टक्कर और ठेकेदार, सॉरी ठेकेदार और टक्कर पक्की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? नहीं नहीं, सबसे पुराना कमेंट। सबसे पहला कमेंट आया था 23 घंटे। भूपेश वाघमारे जी का ग्रेट, थैंक यू। अमित भारती जी का कमेंट, मैनी मैनी थैंक्स, सेम कमेंट, थैंक्स फॉर अपलोड, ओके थैंक यू। बसंत कुमार शाह जी 2 बार नमस्ते नमस्ते। सुमित गुप्ता, विक्रम ब्रो, एक दिन के मिस हुए दिन को कवर अप करने की कोशिश करना, थैंक यू फॉर ट्राइंग टू अपलोड। कोशिश जरूर होगी। एंड प्लीज ट्राई टू नो अस बिफोर यू गोइंग एल्सवेयर, देन नो नीड टू वेट। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर बता के ही जाऊंगा अगली बारी। इस बारी तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं कर नहीं पाया। आप समझ सकते हैं यार, जीवन ऐसा हो चुका है कि पल का भरोसा नहीं है, कब कहाँ किधर को हो जाता है सब कुछ। तो कभी अचानक बंद हो जाए चैनल तो गालियां मत निकालिएगा, ठीक है? क्योंकि खैर, छोड़ो क्योंकि। एंड वन मोर थिंग फॉरगॉट टेलिंग यू, हाँ जी, जिंदा आंखें नॉवल 2 कैरेक्टर हरीश यार आप क्या आदमी हो यार आप? कितनी बारी उत्तर दूं इसका? मतलब दिस इज, ये तो यार, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो आप यार? ठीक है, बताया आपको कि भाई मैं थोड़ी लिखता हूँ, अनिल मोहन जी ने लिखा ही नहीं है, तो क्या बारी बारी कितनी बारी कर दिया आपने यार ये कमेंट?
मतलब इरिटेशन की लेवल तक हो गई है ये बात अब। खैर, आप कृपया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपकी बात को ठीक से नहीं समझा है, तो एक बार हिंदी में आप कहना क्या चाह रहे हो वो लिख दीजिए। जो मैंने समझा वो यही है कि आप इस कहानी को कि आगे क्या होगा ये बत पूछना चाह रहे हैं। आगे कुछ नहीं हुआ भाई इसका। कम से कम मुझे नहीं पता इसका क्या हुआ। ठीक है? धन्यवाद। विक्रम सिद्धू जी कह रहे हैं, विक्रम भाई सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कहानी अच्छी चल रही है। थैंक यू जी। दिनेश कुमार कह रहे हैं, विक्रम भाई अगला मोबाइल, अच्छा अगला नॉवल लिखना होगा, वो आगे चला गया। विक्रम भाई अगला मोबाइल नॉवल ठेकेदारी होगा। हाँ जी, ठेकेदारी होगा। अवतार भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, ट्रेन की बोगी की हालत तो बहुत खतरनाक होगी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आग लग जाए, और वो भी एक, यानी कैसे हो सकता है किसी कैदी को आग लग जाए, एक आदमी को आग लग जाए। पता नहीं किसी आदमी को, आपको पता है कि नहीं पता कि जब आदमी को आग लगती है तो कैसा होता है। यदि इंसान का, भगवान ना करे, किसी भी जो मांस है ना, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब जलता है ना, तो एक बहुत ही बुरी तरह की स्मेल आती है। अच्छा खासा आदमी उस स्मेल को सूंघते सार ना उल्टी कर सकता है। खैर, कोई कहानी है तो क्रिएटिव लिबर्टी उसके तहत चलने देते हैं। हाँ, बस ये है कि ट्रेन की बोगी जो है 3 आदमियों के हाथ में थी। अच्छा ये देखो, पहले पल पल वानखेड़े साहब फोन कर रहे थे, हाँ चले कि नहीं चले, खाना खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। अब ना ट्रेन विजयवाड़ा तक आ गई, वानखेड़े साहब को याद नहीं आया कि फोन करूं, पता करूं क्या हुआ। 2 मिनट में पता लग जाता कि क्या हो गया। लेकिन फिर भी बात, तो ये वाला एंगल बना दिया, लेकिन इस एंगल को कवर नहीं किया गया। खैर, एक और कमेंट है अवतार भाई का, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी आप अपना समय निकाल कर अपलोड किया करें, आप अपने फुर्सत के काम, अपने पर्सनल काम छोड़कर कहानी मत सुनाया करो, पहले खुद का काम पूरा करेंगे। हाँ जी, धन्यवाद भाई जी, थैंक यू, आपने इस बात को समझा। पर्सनल काम क्या है यार, जॉब का चक्कर है भाई। पर्सनल काम होता मैं वो भी छोड़ देता, लेकिन जब आप नौकरी कर रहे होते ना, तो आप समझो यार, आजकल वैसे भी तो जो बॉस लोग होते हैं ना, बॉस खुश तो खुश, और बॉस चाहता है कि भाई आप 12 घंटे काम करो, तो करना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं, धन्यवाद भाई जी, कहानी बहुत अच्छी है, आपने हमें आदत डाल दी, अब हम नेट पर आपकी कहानी ढूंढते रहते हैं। सुशील भाई, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एक ही तो कहानी डालता हूँ रोज ही। तो एक बार आके देख लिया करिए, कोई नई कहानी आती है तो वो नीला सा बन जाता है ऊपर, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। वैसे नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं तो नोटिफाई कर देता है। जैसे मैं वो डॉक्टर रिजवान अहमद का चैनल है, वो मैं पक्का सुनता हूँ, रोज का रोज। तो वो उनका नोटिफिकेशन आ जाता है, उनके दिन के 2-3 वीडियो जो आते हैं। तो आप भी वैसे ही कर लीजिए। शिवम गोस्वामी जी कह रहे हैं, वेरी गुड सर, थैंक यू, थैंक यू शिवम जी। सरबजीत सिंह जी कह रहे हैं, विक्रम भाई आपने बहुत पुरानी यादें ताजा कर दी, वैसे तो मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी का फैन हूँ, लगभग पाठक जी के सारे नावल पढ़े हैं मैंने। अनिल मोहन जी का तो मेरा दोस्त दीवाना था, लेकिन मैंने नहीं पढ़े। अब बहुत मजा आ रहा है, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ विक्रम भाई, आपकी आवाज बहुत शानदार है, थैंक यू। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उसका एक कारण और भी है, मैं बताऊं, सुरेंद्र मोहन पाठक जी के नॉवेल्स का। एक तो वो पुराने थे, मतलब अनिल मोहन जी से पहले लिखना शुरू किया, इसलिए वो थोड़े स्थापित जल्दी हुए, तो उनका सर्कुलेशन जल्दी था, ज्यादा बड़ा था। सर्कुलेशन ज्यादा बड़ा था तो उनके खरीदने वाले ज्यादा थे, खरीदने वाले ज्यादा थे, तो वो जो किताब जो होती थी ना, वो जैसे मैंने तो एक आधा, एक भी नहीं, मतलब उस टाइम तो मैंने कभी एक भी नहीं खरीदा, मैं झूठ बोलूं। जब भी खरीदा सेकंड हैंड खरीदा, ठीक है।
और या फिर किसी से ऐसे मांगे-तांगे में, मतलब कि कोई वो ले आया तो उससे पढ़ लिया, उनके पास है तो उनसे ले आए, कोई बड़े वाले भैया वगैरह होते थे जिनके पास खूब पैसे-वैसे होते थे। जब वो पढ़-पुढ़ लेते थे तो हम भी ले लेते थे उनसे, इस तरह। तो इस चक्कर में सुरेंद्र मोहन पाठक जी के नॉवल ज़रा ज़्यादा घूमते थे। और फिर किसी भी एक मतलब उस दौर में किसी नए आदमी पर पैसा खर्च करना थोड़ा मुश्किल लगता था, इसलिए लोग सुरेंद्र मोहन जी को ज़्यादा खरीद कर ज़्यादा पढ़ते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये भी है, तो बात बनती गई। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। सुधीर झा जी कह रहे हैं, ट्रेन की बोगी में पूरा हंगामा मच गया। हाँ, हंगामा तो मचा, लेकिन सब कुछ क्योंकि खिड़कियाँ नहीं थी किसी को पता नहीं चला। इसलिए कहते हैं किसी भी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अन्नामलाई जी ने वानखेड़े जी की हिदायतों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। हाँ, ये बात तो है। इधर बेडरूम जी शुरू में तमाशा ही देखते रह गए। इधर वेदराम जी, हाँ वेदराम जी का, वेदराम बड़ा कच्चा खिलाड़ी निकला, सबसे कच्चा खिलाड़ी निकला वेदराम। जब तक उन्हें समझ में आया, होता क्या है ना कि ये, और इसने उसने आज की कहानी में जोरावर ने भी कहा ना, ये पुलिस वाला था, सोचता रह गया। अगर आप लोगों ने कहानियां सुनी हो, हालांकि उनके साथ और बुरे चैप्टर्स भी हैं, जैसे जो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे दया नायक वगैरह, तो इनकी खासियत क्या थी? ये सवाल बाद में पूछते थे, ठोकते पहले थे। क्योंकि होता क्या है कि पुराने बुजुर्गों ने कहा हुआ है, लोहे को लोहा काटता है। आप जिस तरह का सवाल हो, सवाल जवाब उसी तरह का हो, तब तक बात नहीं बनती। तो खैर, जब तक उन्हें समझ में आता बहुत देर हो गई थी, इसलिए कहते हैं समय की नजाकत को देखकर तुरंत फैसला लेना चाहिए। सर जी, जीवन में हार और जीत, ऊंचाई नीचाई, गिरना पड़ना, सब कुछ फैसला लेने की काबिलियत, और इस बात की काबिलियत कि कौन सा फैसला कब लेना है, ये डिफाइन कर देती है आदमी किधर जाएगा किधर नहीं। बहुत सही बात पकड़ी आपने, धन्यवाद। मैंने सोचा था देवराज चांद, ये भी सुधीर जी हैं, देवराज चांद के ट्रेन की बोगी में पहुंचने के बाद एक्शन शुरू होगा, लेकिन यहाँ तो पहले ही ट्रेन की बोगी का मामला निपटा हुआ लगता है। मजा आ गया। देखें आगे क्या होता है, इंतजार रहेगा। हाँ, मैंने भी यही सोचा। मुझे क्या लगा था, हालांकि मैंने कल जानबूझ के नहीं कहा कि चलो देखते हैं, मुझे लगा था कि ये ना त्यागी जाएगा भाग, और जब तक वहां पहुंचेंगे तो जैसे शोले की स्टोरी थी ना, क्यों इंस्पेक्टर साहब बहादुरी आजमानी है, ठीक है, तो बहादुरी आजमाने के लिए फिर देवराज चांद को कहेंगे चलो उन्हें पकड़ने चलते हैं। वानखेड़े अपने रिस्क पर कहेगा देवराज चांद तुम्हारा साथ देगा शायद, लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि कहानी में, यानी उस ट्रेन की बोगी में भी और एक्शन बाकी है। तो ये अच्छा ही हुआ कि वो जो शुरुआती जो भी झंझट था वो हो चुका। अब देखो, अब देवराज चौहान की साइड कितनी कमजोर हो गई है। एक तो वो बंधा पड़ा है, दूसरा उसके साथ पुलिस वाला है जो कि मारा जा सकता है, यानी देवराज चौहान अपनी जान तो बचाएगा ही, उसकी भी बचानी है। प्लस वो संतरे की टोकरी आ गई है जिसमें रिवॉल्वर हैं, और वो जितने भी वो हैं वो सब बंधे हुए नहीं होंगे, क्योंकि नीचे से उन्होंने बैटरियां निकाल दी हैं, तो सारे के सारे जंगले खुल गए होंगे। या फिर वो जो जंगलों में तीन बंद हैं वो तीनों बंद ही रह जाएंगे, दोनों में से कोई एक काम होगा। और हो सकता है फिर आरडीएक्स इस तरफ आ जाए तो बैलेंस कर दें देवराज चौहान की साइड को। देखते हैं कल क्या होता है। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। कृष्णा बहन कह रहे हैं, विक्रम भाई कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रेन में अभी देवराज चंद चढ़ा भी नहीं और इतना बवाल हो गया। हाँ कृष्णा बहन, मैंने अभी यही तो कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है। देवराज चांद तक ट्रेन पहुंचते पहुंचते क्या हाल हो गया विक्रम भाई। लखनऊ वाले बाबा ने मुझे प्रणाम लिखा है। मैं उनसे उम्र में काफी बड़ी हूँ, इसलिए वो मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं उन्हें शुभ आशीर्वाद देती हूँ।
धन्यवाद कृष्णा बहन। और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया विक्रम भाई। बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। लखनऊ वाले बाबा जी, उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। कृष्णा बहन ने आपको आशीर्वाद दिया है, चूँकि वो आपसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। विनोद जानी जी ने कहा है, नमस्कार सर, थैंक यू। 12-15 दिन लगे तो चलेगा, पर पूरा उपन्यास दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप 12-15 दिन बाद दोबारा चक्कर मारिएगा, पूरा उपन्यास मिलेगा। एस वोरा जी कह रहे हैं, सर कोई भी देवराज चांद नॉवल पढ़ लीजिए, आप तो हमेशा अच्छा ही करते हैं। धन्यवाद जी। राहुल बाराक जी कह रहे हैं, भाई जी जो भी अच्छा हो वही सुना दो। हाँ जी भाई जी, कोशिश तो यही है। विवेक नामदेव जी कह रहे हैं, विक्रम भाई आप बहुत समय लेते हैं कमेंट पढ़ने, कहानी का मजा खत्म हो जाता है। मैं कौन सा कहानी कमेंट के बाद पढ़ता हूँ भाई जी? आपने कहानी का मजा तो ले लिया पहले घंटे में, जहां से मैंने कमेंट पढ़ने शुरू किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मतलब के नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कि नहीं? इजी ट्रिक है, थोड़ा कम समय दीजिए, जिसको आपका चैनल अच्छा लगेगा वो सुनेगा ही। सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप 40 मिनट तक कॉमेडी ही पढ़ते रहते हैं। मुझे आप बहुत पसंद है, पर ये टाइम गलत है। मैंने गलत बोला हो तो आप बताओ भाई जी। इस पे तो बाद में आते हैं कि आपने गलत बोला है कि नहीं बोला, लेकिन आप देखिए, मैंने अब तक नोट करके रखा हुआ है कि करीब करीब मेरे ख्याल से 11 लोगों ने कहा है कि आप ये जो कमेंट पढ़ते हैं उन्हें अच्छा लगता है कि आप उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। किसी ने 1 लाइन में, किसी ने 4 लाइन में, यानी उसके हाँ की तरफ 11 वोट हैं, और आप केवल तीसरे आदमी हैं जिन्होंने ना कहा है। तो इस वक्त तो 11-3 की एवरेज चल रही है। बाकी आपने पूछा है कि आपने गलत बोला है कि नहीं। सही और गलत कुछ नहीं होता, नजरिया होता है। जो चीज आपकी तरफ से सही दिख रही है वो मेरी तरफ से गलत दिख रही हो सकती है। आप इस तरफ आ जाएंगे, सही लगने लग जाएगी, मैं उस तरफ चला जाऊंगा, गलत लगने लग जाएगी। खैर, कमेंट के लिए धन्यवाद। शिवम गोस्वामी जी ने कहा है, मकड़ा सीरीज की नॉवल भेजिए। भेज देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। एक कहानी बहुत अच्छी है। थैंक यू शिवम जी। और इसी के साथ हम सारे कमेंट पूरे कर दिए मैंने, वो भी 17 मिनट में। बताइए और क्या चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने किसी का कोई कमेंट छोड़ा नहीं है उत्तर देने में। यदि छूट गया हो तो क्षमा कीजिएगा, और कल मिलते हैं फिर। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।